गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित रिंगवाल और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एलटी केमिस्ट्री के लिए वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज का ये पहला टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ उन फॉर्मूले पे बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक पीडीएफ और मैं आपके साथ एक और पीडीएफ शेयर करूंगा जिसपे मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से मैं इस चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको डिस्कस किए जाएं, उन सब के बारे में आपसे बात की जाए। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने आसपास एलटी साइंस की जो भी तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को भेजिए। उम्मीद है आपको ये मुहिम पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब हो गया है डी ब्लॉक या ए ब्लॉक। डी ब्लॉक की बेसिकली बात हो रही है, ए ब्लॉक भी हम उसमें कंसीडर करेंगे। पहले से समझते हैं कि मैग्नेटिकली कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं। जब मान लो कोई कंपाउंड है आपके पास, उस कंपाउंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन के पास अपनी स्पिन है, वो रेंडमली क्या हो रखे हैं, अरेंज हो रखे हैं। जब मैं इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ या किसी बाहर कोई सी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद को इस तरीके से अलाइन कर देते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित कर देता है कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अब आपके पास दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड हैं। ये बी नॉट जो है आपका, ये इंड्यूस है और एच नॉट जो है वो है आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके के फील्ड हैं। ये तो बाहर से पहले जो आपने अप्लाइड किया और उसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ है, प्रेरित हुआ है, वो बी नॉट है। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे। ये जो बी नॉट है ये एच जीरो के साथ, ये अप्लाइड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ दो तरीके से काम करता है। ये जो बी नॉट होता है, या तो ये एच नॉट को क्या करता है, एच नॉट को या तो ये सपोर्ट करता है, या क्या करता है, अपोज करता है। सपोज करता है या अपोज करता है, मतलब क्या है, बी नॉट की जो डायरेक्शन है और एच नॉट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बी नॉट और एच नॉट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। जो जो सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करता है, और अपोज करने का मतलब क्या है, वो उसको क्या करता है, रिपेल करता है। अपोज करता है या रिपेल करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अपोज होते हैं, रिपेल होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक कहते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आपके रिपेल होते हैं डायमैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या सब क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक जो है, उन पैरामैग्नेटिक वालों के पास, आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने दो बातें की हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो सकता है या डायमैग्नेटिक हो सकता है। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अपोज करेगा। उसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मतलब सब इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। और पैरामैग्नेटिक में क्या हो गया, उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतने पे ही खत्म नहीं होती है, आपके पास दो और तरीके के कंपाउंड, तीन और तरीके कंपाउंड भी होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, एक होता है आपके पास, दूसरा होता है फेरी मैग्नेटिक, और तीसरा होता है आपके पास एंटी फेरी। ठीक है जी। अब इसको ऐसे समझिए, तीनों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में क्या है, एक क्लास में आपके पास क्या है, 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया या फिर जैसे ही क्लास में टीचर आया, तो पहले केस में क्या हो गया कि ये 50 के 50 क्या आगे आपके सेम डायरेक्शन में आ गए,
क्या आगे, सेम डायरेक्शन में आगे, 50 की 50 किस में आगे, सेम डायरेक्शन में आगे, सेम डायरेक्शन में आगे। और टीचर के जाने के बाद भी वो जैसे हैं वो वैसे बने रहेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो पहले 50 स्टूडेंट थे, आपके टीचर आए, वो सब एक डायरेक्शन में सेट हो गए हैं, तो वो वाले जो कंपाउंड है वो फेरोमैग्नेटिक है। या मतलब क्या हो गया, इनका अलाइनमेंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, सब एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, आपके सबका मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो एक ही डायरेक्शन में चले गया, वो क्या कहलाते हैं आपको, फेरोमैग्नेटिक। दूसरा होता है फेरी। क्या होता है, फेरी क्या होता है, इसमें से इस 50 में से 25 बच्चे आपके एक तरफ देख रहे हैं और 25 बच्चे आपके क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, आधी क्लास एक डायरेक्शन में है और आधी क्लास एक डायरेक्शन में। इससे क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लास अभी भी क्या है, 25 बच्चे एक तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, 25 बच्चे एक तरफ में मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इस वाले कैटेगरी को हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। फेरो जब सेम डायरेक्शन में है, फेरी मैग्नेटिक क्या है कि आधे एक डायरेक्शन में है, आधे एक डायरेक्शन में है। और तीसरी कैटेगरी में क्या है, मान लीजिए कि आपके क्या है, 40 बच्चे एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है, और 10 बच्चे आपके उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही लेस होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी फेरो कहते हैं, एंटी फेरो कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, 3 तरीके के कंपाउंड बताए मैंने। 50 स्टूडेंट हैं, वो पहले कैसे बैठे हुए हैं, रैंडमली बैठे हुए हैं। रैंडमली मतलब अपनी मन मर्जी से बैठे हैं। जैसे ही टीचर आया, 50 की 50 एक डायरेक्शन में हो गया, इसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक की खास बात यह है कि टीचर को जाने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में बैठे रहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, एक डायरेक्शन में है। दूसरा है फेरी मैग्नेटिक, जैसे कि आधे एक डायरेक्शन में होंगे, आधे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तीसरे क्या हो गया, मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम जो जो आपके अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में है, और कुछ अलाइनमेंट ऐसे हैं वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम एंटी फेरो कहते हैं, एंटी फेरो कहते हैं। तो इतनी सी बात है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक सी जो बात थी वो मैंने आपको बताया। 5 तरीके के कंपाउंड होते हैं आपके पास, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, फेरी। और हमारा जो मेनली काम है वो काम है हमारा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पे। तो ये टाइप ऑफ कंपाउंड हो गया है, वो मैंने आपको बेसिक से जितना जरूरी था उतना बताया। अब बेसिकली क्या है कि मैंने आपको एक चीज कही, अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल पेयर है, तो कंपाउंड कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर कंपाउंड के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी। लेकिन कुछ हम कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कुछ क्या है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कुछ पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड होते हैं। तो इनके लिए हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, जिसे चाई कहते हैं। चाई होता है आपका मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, इसको चाई कहते हैं। बेसिकली ये जो चाई होता है ये पॉजिटिव होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के लिए, और चाई जो होता है वो नेगेटिव होता है आपका डायमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए। हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। चाई जो होगा मैग्नेटिक, अगर क्या है, कंपाउंड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कुछ अनपेयर हैं, तो चाई डिस्कस करता है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी चाई पॉजिटिव पैरा और नेगेटिव डायमैग्नेटिक। अब एक और चीज आती है, अब आपको ग्राफ, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपको ग्राफ बनाना है। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी चाई और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर मैं खींचता हूँ तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए वो लीनियर ग्राफ आता है। ये किसका ग्राफ है, ये डायमैग्नेटिक का ग्राफ है, ये डायमैग्नेटिक ग्राफ का ग्राफ है। अगर मैं मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ खींचो और अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ आया तो ये ग्राफ है आपका पैरामैग्नेटिक का ग्राफ है। ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक का ग्राफ है। और अगर मैं मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी यानी चाई और टी के बीच का ग्राफ डिस्कस करता हूँ, टी के बीच का ग्राफ डिस्कस करूं और वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आए,
तो ये जो इस तरीके के से आए तो ये हो गया एंटी फेरो का, एंटी फेरो का, एंटी फेरो का। और अगर यही ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आए, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आए, कुछ इस तरीके से आया, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो ग्राफ है आपका, वो है आपका फेरोमैग्नेटिक का। ये किसका है? फेरोमैग्नेटिक का। ये जो चार ग्राफ है, ये चार ग्राफ आपको पता होने चाहिए। डायमैग्नेटिक के लिए पैरामैग्नेटिक, ये दोनों तो पता होने ही चाहिए। एंटी फेरो और फेरोमैग्नेटिक हो गया है। तो ये चार तरीके के ग्राफ हो गए। ये तो आपका बेसिक जो बात हुई, वो बेसिक बात मैंने आपको बताई है। ये यहाँ से ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब जो अगली चीज आती है, ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, इसकी जो प्ले स्पीड है उसको थोड़ा आगे करके भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम, अब अगला टॉपिक शुरू होता है मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या शुरू होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। और जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट करता है। मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट करता है। अब कैसे करता है जरा देखते हैं। ये न्यूक्लियस है मेरे पास और ये मेरे पास आउटमोस्ट शेल है, ये कोई भी शेल है, आउटमोस्ट शेल है। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से काम करेगा। एक तो ये क्या होगा, अपनी स्पिन पे, अपनी एक्सेस पे क्या करेगा? स्पिनिंग करेगा, स्पिन करेगा, अपनी एक्सेस पे घूमेगा इस तरीके से। तो इसकी वजह से आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम आता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते ऑर्बिटल के पास भी घूम रहा है इस तरीके से, तो इसकी वजह से क्या आता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट टर्म आता है। दो तरीके के बताए मैंने। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, और ऑर्बिटल में घूम रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात हो गई है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। अब मैं सबके फॉर्मूले आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले होंगे और कैसे कैसे वो काम करेंगे। दो तीन फॉर्मूले हैं, पहले दो फॉर्मूले हैं, उन दो फॉर्मूलों को देखते हैं। पहले दो फॉर्मूले, पहले हो गया है मैग्नेटिक मोमेंटम। फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक जो मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू जो है, मैग्नेटिक मोमेंटम जो है फॉर किसके लिए? फॉर 3D ऑर्बिटल के लिए, 3D ऑर्बिटल के लिए बेसिकली, या डी ब्लॉक के लिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 ऑफ bm। bm जो है वो बोर मैग्नेट्रॉन है। एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे n क्या है आपका? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला जो है म्यू, ये इसका नाम है म्यू स्पिन या म्यू स्पिन। सिर्फ स्पिन ऑर्बिटल, स्पिन मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल नहीं है। म्यू जो स्पिन म्यू जो ऑर्बिटल होता है, म्यू जो ऑर्बिटल होता है वो होता है √ आपका n इंटू n+2 इन प्लस l इंटू l+2, l इंटू l+1 होता है, या l+2 होता है, थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं। l इंटू l+1, ठीक है जी। ये हो गया है ऑर्बिटल, हो गया है आपके n इंटू n+2 l इंटू l+1। अब ये n तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, l क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये ऑर्बिटल हो गया है, स्पिन हो गया है, और ऑर्बिटल हो गया, एक बार ऑर्बिटल हो गया है आपका। म्यू जो ये है स्पिन प्लस ऑर्बिटल, स्पिन s+l, स्पिन प्लस ऑर्बिटल। स्पिन के साथ क्या है? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। अब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किन में होगा, कैसे होगा, वो अगली चीज है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो ये दो फॉर्मूले हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एफ ब्लॉक के लिए। ये तीन फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए। एफ ब्लॉक के लिए जो है, और एफ ब्लॉक के लिए क्या है फॉर्मूला?
म्यू के लिए जो है G इंटू जे प्लस वन, जे ये एफ ब्लॉक के लिए म्यू इज इक्वल टू G इंटू जे अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, और G क्या है आपके पास 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन, एस प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन ऑफ 2j इंटू जे प्लस वन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए। अब ये जो j होता है ये होता है l प्लस एस, अगर क्या है मोर देन हाफ फिल, मोर देन हाफ फिल अगर है, हाफ फिल है, और j इज इक्वल टू l माइनस वन इफ लेस देन क्या है, लेस देन क्या है हाफ फिल है। अगर हाफ फिल से कम है, अगर हाफ फिल से ज्यादा है तो l प्लस एस, हाफ फिल से कम है तो l माइनस एस। अब इन तीन फॉर्मूले जो हैं, इन तीन फॉर्मूलों पे आपको पूरी क्लास में न्यूमेरिकल करना है। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इस पे हम एक एक करके मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब आता है, मैग्नेटिक मोमेंटम कब आता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, द कंपाउंड विद, अच्छा अब ये हो गया है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैं पहले स्पिन ऑनली करता हूँ, फिर ऑर्बिटल पे न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर एफ ब्लॉक पे न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो सबसे पहले स्पिन ऑनली से शुरू करते हैं, स्पिन ऑनली से शुरू करवाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स विद द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम विद द कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी म्यू स्पिन ऑनली जो है वो कितनी है, 4.9 ऑफ बोर मैग्नेटॉन है, 4.9 ऑफ बोर मैग्नेटॉन है। कंपाउंड है Fe का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, आयरन का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और +2 चार्ज के साथ एक। दूसरा जो है आयरन का साइनो कॉम्प्लेक्स है, आयरन का साइनो कॉम्प्लेक्स है -4 के साथ। तीसरा जो है आपके पास वो है आपके पास क्या, आयरन का साइनो कॉम्प्लेक्स है, आयरन का साइनो कॉम्प्लेक्स है 3 नेगेटिव के साथ। और चौथा जो है वो है आयरन का एक्वा कॉम्प्लेक्स, कितने के साथ, एक्वा कॉम्प्लेक्स है +3 के साथ, +3 के साथ। ठीक है जी। तो ये तीन कंपाउंड है, इसमें से आपको बोल रहा हुआ है कि इनमें से किसकी मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू 4.9 है, आपको ये कैलकुलेट करना है। एक सवाल में से एक और सवाल करूंगा, उतने से बात बन जाएगी। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम आयरन है, आयरन की, और क्योंकि H2 न्यूट्रल होता है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है DF 2+ है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2+ है। तो आयरन कितना होता है आपका 3d6 और 4s2 यही होता है। अब 2+ का मतलब क्या है, 4s2 से इलेक्ट्रॉन चले गए तो आयरन 2+। देखो आयरन क्या होता है आपका, आयरन होता है 3d6 4s2। ठीक है, 2+ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ये हो गया आपके पास 3d6। मैं ये मान रहा हूँ ये आपको आता है 3d6। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 6 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और छठवां इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब देखो अनपेयर कितने हैं, 1 2 3 4। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। अनपेयर कितने हैं, 4। ठीक है, अनपेयर कितने हैं, 4। तो मैं म्यू निकाल सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, 4 इंटू 4 + 1, 4 और 1 5, √20। तो √20 मतलब 4 16 होता तो 4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4.9 बोर मैग्नेटॉन। तो ये ऑप्शन तो मेरा पहला ही करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है जी, पर दूसरे भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं आयरन देख रहा हूँ, अच्छा एक और चीज, आयरन यहाँ पे H2O जो था वो वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए मैंने पेयरिंग नहीं करवाई। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे आयरन, यहाँ पे भी कितने हैं, अगर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा वो 2+ आएगी, क्योंकि ये साइनो 6 नेगेटिव है, -6, यहाँ -4 है, वहां जाके +6 हो गया, तो आयरन +2 आ गया। लेकिन इस समय आयरन +6 का मतलब क्या है, D6।
लेकिन इस समय यहाँ पे ये क्या था, हाई स्पिन था, और इस समय क्या है, लो स्पिन है। आपको ये भी देखना है कि लीगेंड क्या है, लीगेंड साइनो है तो हाई स्पिन हो गए, तो इसीलिए D6 हो गया। तो D6 का मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपके हैं आपका, और आप जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपका 2Tg है, ये आपका क्या है, Eg है। अगर लो स्पिन है तो सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, लोअर एनर्जी लेवल। 2Tg में ये 2Tg है, ये Eg है, तो 2Tg में इलेक्ट्रॉन चल गया। अब कोई अनपेयर है क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो ये कंपाउंड कैसा है, पहला वाला कंपाउंड, क्योंकि इसके पास अनपेयर थे तो ये पैरामैग्नेटिक था। ये वाला कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक है, ये वाला कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक है। और इस वाले कंपाउंड की बात करता हूं मैं, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करता हूं तो इसमें आयरन जो आएगा आपका, आयरन वो कितने पे आएगा, +3 में आएगा। +3 का मतलब हो गया है आपके पास D5, और इस बार भी लीगेंड क्या है, साइनो है। तो साइनो है मतलब क्या होगा, लो स्पिन होगा। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, पहले आपके पास कहाँ जाए इलेक्ट्रॉन, पहले कहाँ भरेंगे, लो स्पिन का मतलब पहले 2Tg फुल फिल होगा, फिर Eg में जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 चौथा और पांचवा। अब इस समय एक n की वैल्यू 1 आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब n की वैल्यू क्या आ गई है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो इसका जो म्यू की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपका 1 × 1 + 2, 1, क्योंकि n+2 था ना, 1 n + n × n+1 था क्या, n इंटू, यहाँ पे मैंने क्या किया है, n × 2, 24, क्या हो गया, 6 × 24, 5 बन गया 25, नहीं इसमें कितना होना चाहिए, n+2 होना था यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 2 6 6 चौको 24, इसीलिए 25 का स्क्वायर तो 5 होता है, तो 4.9 इसीलिए आया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 × 1 + 2, ये है ना फॉर्मूला, n × n+2, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया आपके पास 3, तो ये हो गया आपके पास √3, म्यू की वैल्यू कितनी आई, √3 आई। तो √3 का मतलब क्या हो गया है आपके पास, √3 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो कि D5 हो गया है, H2O के साथ किस में आ गया है, ये D5 का केस आ गया है। ये किस केस में आ गया है, D5 के केस में आ गया। अब आपको सवाल वो ऐसा भी दे सकता है कि एक बार डायमैग्नेटिक निकालिए, एक बार क्या निकालिए, पैरामैग्नेटिक निकालिए। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक भी बताइए। अगर मैग्नेटिक मोमेंटम 0 है तो वो डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंटम 0 नहीं है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, अब एक और चीज, अब आते हैं हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पे। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अगर, अच्छा पहले ये चीज समझते हैं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होने से क्या होता है। तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपके पास म्यू कैलकुलेटेड, और एक होता है आपके पास म्यू एक्सपेरिमेंटल। एक तो होता है म्यू कैलकुलेटेड, दूसरा होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट से म्यू जितना आया और कैलकुलेट करके म्यू जितना आया। तो अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो म्यू कैलकुलेटेड जो होगा वो, और म्यू एक्सपेरिमेंटल जो होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आपके म्यू कैलकुलेटेड और म्यू एक्सपेरिमेंटल क्या होंगे, सेम होंगे। अब पहला तो होने से क्या होगा, दूसरा जो सवाल आया, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा, ये बढ़िया सवाल है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा, अगर आपके पास क्या होगा, 2Tg क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। 2Tg क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अब इसका क्या मतलब है, 2Tg अनसिमेट्रिकल होने से क्या होगा, अगर आप देखेंगे 2Tg में 3 सेट होते हैं आपके पास, dxy dyz, और तीसरा होता है dzx। 3 सेट हो गए, dxy dyz और dzx, 3 सेट हो गए। अगर आपकी इनकी शेप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एंगल में चेंज कर दें, अगर आप क्या कर दें, एंगल में चेंज कर दें, तो आप dxy को dyz में बदल सकते हैं, या dyz को, ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। क्या है ये,
इंटरचेंजेबल हैं, या क्या कर सकते हैं आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर 2TG अनसिमेट्रिकल होगा तो आपके पास क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और कब 2TG असिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या, पहले ये देखो D1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीनों में से किसी में भी भर सकते हो। अगर 2TG में हो गया तो ये D1 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। D2 हो गया, D2 अगर आएगा आपका 1 और 2, इन दोनों में मतलब क्या है कि इस एक के पास इन दोनों में जाने, इन तीनों में से किसी भी एक में जाने की पॉसिबिलिटी थी, उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। इन दोनों में से एक, इसके पास ये पॉसिबिलिटी थी कि अरे मतलब कितने और अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर मैं D3 की बात करूं तो D में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से जितने इलेक्ट्रॉन इनके पास थे वो फिल हो रखे हैं। अगर मैं D4 हाई स्पिन की बात करूं तो D4 हाई स्पिन की बात करूं तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं मेरे, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऊपर चले गया है। तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2TG में चाहिए, 2TG में चाहिए और 2TG में चाहिए। तो इस समय ऊपर चले गए तो इसमें नहीं होगा। अगर मैं D4 लो स्पिन की बात करूं, अगर D4 लो स्पिन की बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा। तो 1 2 3, अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे के पास संभावना है कि ये तीनों में से किसी एक के पास चले जाए, तो इसीलिए इधर भी शो करेगा। अगर आपके पास क्या है, 2TG अनसिमेट्रिकल है, कब कब होगा आपके पास, D1 के केस में, D2 के केस में, D4 लो स्पिन, D5 लो स्पिन, D6 अच्छा D6 आपके पास अगर क्या हो जाए, हाई स्पिन। D6 अगर हाई स्पिन, D5 पे देखते हैं पहले। D5 पे तो अगर लो स्पिन होगा तो नीचे आएगा, लो स्पिन हाई स्पिन पे ऊपर जाएगा। D6 अगर लो स्पिन है तो नीचे, हाई स्पिन पे ऊपर। D7 पे कहाँ चले जाएगा, D7 पे 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7, तो D6 हाई स्पिन एंड D7 हाई स्पिन, इनके पास क्या होगा, आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। इन सब के पास क्या होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा तो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे। ऑर्बिटल और एक्सपेरिमेंटल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा जिसमें ऑर्बिटल और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और स्पिन ऑर्बिटल, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का कंट्रीब्यूशन, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला याद रखना है। ठीक है जी, इन दोनों में से ये याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच शो द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। ठीक है, या फिर ये कहिए इनमें से किसका एक्सपेरिमेंटल और एंड जो कैलकुलेटेड जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये है सवाल। ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, पहला है CuH2O का होल 6, कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स है होल 6 में, CuH2O का होल 6 +2। दूसरा जो है आपके पास वो है निकिल का एक्वा कॉम्प्लेक्स है होल 6, NiH2O का होल 6 +2। तीसरा जो है आपके पास वो है आपके पास कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स है +2 में, कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स है +2 में। और चौथा जो है आपके पास वो है आपके पास क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स, +2 में। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स है। अब ये कह रहा है कि इनमें से किसके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, तो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड अलग अलग होंगे। तो इसमें देखिए भाई, एक्वा क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इस पे कॉपर कितना है, +2 में है। कॉपर +2 का मतलब क्या हो गया, कॉपर होता है आपके पास 3D9 3D10 और 4s1। अब 2 का मतलब क्या है, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, तो कॉपर कितना हो गया, ये हो गया 3D9। अब 3D9 क्या हो गया है, 9 अगर आप इलेक्ट्रॉन भरने लगोगे तो आप नीचे ऐसे भरोगे ना, 1 2 3 4, हाई स्पिन लो स्पिन का कोई केस ही नहीं होता है। 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7वां 8 ये हो गया और 9वां ये हो गया। तो कहाँ जा रहा है, EG में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, इसमें नहीं होगा, इसमें तो नहीं होगा। किस में जाना चाहिए, 2TG में जाना चाहिए। निकिल के साथ देखेंगे तो निकिल होता है आपका 3D8।
अगर आप करोगे तो निकल 2 प्लस, इसमें कितना है, निकल कितने पे है, 2 प्लस पे है, तो निकल 2 प्लस होता है 3d8। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एक बार मैंने एक वीडियो बनाई है, शायद रिसेंटली बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना या पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार समझ लीजिए। तो ये कितना है, 3d8 है। 3d8 का मतलब क्या है, 3d8 का मतलब क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास क्या हो गया, एट्थ हो गया, एट्थ ये हो गया है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो नीचे जा रहा है, लेकिन 2Tg कैसा हो गया है, फुलफिल हो गया, इसीलिए क्या नहीं हो पाएगा, आपके पास सिमेट्रिकल नहीं बन पाया, इसीलिए कहाँ हो जाएगा, इसके पास भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट, मतलब क्या हो गया कि या तो आपके पास 2Tg में ना 3 इलेक्ट्रॉन ना हो और 6 ना हो, 3 और 6 ना हो, बस बाकी और केसेस में बात बन जाएगी, क्योंकि इस केस में 2Tg के बाद 6 थे तो ये सिमेट्रिकल हो गया, सेम है ना, बराबर है, और अगर 3 होंगे तब भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और 6 है, तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा, आपके पास D7 है, और D7 कैसा है, हाई स्पिन है, तो ये कितना हो जाएगा, D7। तो D7 का मतलब क्या है, ऊपर भरना है पहले आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों के पास यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी थी, तो D7 हो गया, तो ये जा सकता था, ये क्या हो सकता है, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं इसमें करूंगा तो इसमें कितना है, क्रोमियम 2 प्लस, ये कितना होगा, D3 होगा, तो D3 में आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इसमें से किसके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, D7 में है, डी एक ही कॉम्प्लेक्स था वो D7 है, और उसमें भी निकाल के दिखा देता हूँ कितना है, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स है होल 6, उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में रख के बताता हूँ मैं आपको, और एक फिर एक एफ ब्लॉक का करके दिखाता हूँ। तो क्या है, आपके पास कितना है, D7 हाई स्पिन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, ये करो सबसे पहले, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, छठवां और सातवां, ये +2 है, ये +1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये तो पता ही होगा आपको, क्वांटम नंबर्स हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, n की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी है, 3 हो गया। अब l की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, l की वैल्यू कितनी, देखो ये, देखो एक काम करो, पहले तो ये समझो, इन सब का तो 0 हो गया, क्योंकि 3 +2 और +1 0, +2 और 1 3, और -2 और -1 -3, तो ये तो सब बराबर हो गए, +2 से +2 कट, -2 कटा, +1 से ये तो 0, फिर ये है और ये है, तो कितना हो गया, 1 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो L की भी वैल्यू कितनी है, 3 है, L की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि 2 और 1 3, ठीक है। अब मैं म्यू निकालना था मुझे, म्यू क्या होता था, √n प्लस L+2 यही तो होता था। तो n की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 × 3 + 2 प्लस L की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 + 1, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और मेरे पास ये जो आएगा, तो ये क्या आएगा, म्यू स्पिन, या फिर इसको कहो म्यू s+l, तो ये क्या है, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों है, तो इस तरीके से ये होगा। एक और सवाल कर लेते हैं एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, और बाकी मैं मैं एक और पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं और आपके साथ कुछ और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस चैप्टर पे, उम्मीद है जल्दी आज ही मैं कर लूँ, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए, तो एफ ब्लॉक के लिए जो फॉर्मूला था याद, ये इंपॉर्टेंट है, म्यू = G × J+1, यही था, और यहाँ पे G जो होता है वो होता है 3/2 S × S+1 - L × L+1 अपॉन प्लस J × J+1 - L × L+1 अपॉन 2J × J+1, ठीक है जी, ये हो गया, यही था फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला, L × L, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया है ये फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए आपको। अब एक काम करते हैं हम, मैं निकाल रहा हूँ सीरियम, मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो मैं बाद में समझाऊंगा, ये मैंने आपको किया, मैंने F3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निकालना है, मान लो F3 का निकालना है, या एक और F3 का निकालते हैं। तो F में कितने डब्बे होते हैं, F में कितने डब्बे होते हैं, 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, छठवां और 7 डब्बा 1 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है, 7 डब्बे होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3, ठीक है जी। n की वैल्यू तो निकल आई भाई 3, n कितना है 3, क्योंकि एम्पियर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, ठीक है। अब जो s जो होता है वो होता है n/2, तो n कितने हैं मेरे पास 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, तो s कितना हो गया 3/2, 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, हर की स्पिन कितनी है 1/2 है, तो इसीलिए s कितना आ गया आपके पास 1/, यहाँ पे जो s है ये 3/2 आ गया। अब मुझे निकालना है कितना l क्या होता है l कितना होगा 3 2 5 और एक 6, l की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है जी 6 हो गई, ठीक है। अब मैं जो j निकालना है, j क्या होता है l माइनस s, क्योंकि क्या है ये लेस देन हाफ फिल है, लेस देन क्या है हाफ फिल है, हाफ फिल है, क्योंकि अगर इससे हाफ फिल 7 होते हैं, 7 से कम है तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा, इसीलिए l-1, तो l कितना है मेरा 6, और ये कितना है s की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 6 दूना 12, 12 में से 3 गए 9, 9/2, तो ये कितना हो गया 9/2, ये कितना हो गया 9/2, किसकी वैल्यू हो गई j की वैल्यू। अब मेरे पास देखो s की वैल्यू है, l की वैल्यू है, j की वैल्यू है, इन सब वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी, और g की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है ये, पर हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह पे एक और एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके से मैं इसको करूंगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास केस है, केस हुआ, थोड़ा ज्यादा करते हैं। मान लीजिए केस था F11 है, कैसे करेंगे, सबसे पहले F के कितने डब्बे बनाएंगे 7 डब्बे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डब्बे, 11 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8वां गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, 11 है ना, 7 ये हो गया, 8वां 9वां 10वां 11वां, ठीक है जी, ठीक है। पहले तो s की वैल्यू निकालो, अनपेयर कितने हैं, यहाँ तक तो सब पेयर हैं, अनपेयर कितने 1 2 3, तो s कितना हो जाएगा 3 × 1/2 बराबर 3/2, क्योंकि n/2 होता है ना, n अनपेयर 3 है तो 3/2, क्योंकि हर की स्पिन कितनी है 1/2 है, s तो आ गया है। अब मुझे निकालना है l। अब एक चीज देखो, जो पहले इतना देखो, यहाँ तक तो क्या हो गया, सब तो क्या हो गया ये 0 हो गए, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। अब 8वां 9वां 10वां 11वां, ठीक है, ये कितने में 3 2 5 1 6, ये तो 0 ही है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। मैं यहाँ से अब मैं j निकाल सकता हूँ, इस समय j क्या होगा l + s होगा, क्योंकि 11 क्या है 7 से ज्यादा है, मोर देन हाफ फिल है, तो l + s, तो l + s का मतलब क्या हो गया 6 + 3/2, 6 + 3/2, तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 12/2, तो कितना हो गया 15/2, तो मेरे पास j की वैल्यू आ गई है, s की वैल्यू, l की वैल्यू, j की वैल्यू। अब मैं इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और इस चैप्टर पे अगर आप चाहते हैं कि कोई और इस चैप्टर पे और क्वेश्चन या वीडियो बनाए जाए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। थैंक यू।